हाँ प्यारे बच्चों, वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप हैं यूनिट 2 चैप्टर 2 पर। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये फिजिक्स का। और इसमें जो आपको जानना है इम्पोर्टेंट लेक्चर में, सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ किरचॉफ्स लॉज। लॉज इसलिए हैं, दो हैं ये, है ना, तो इसीलिए फर्स्ट लॉ, या इसका एक और नाम है जंक्शन रूल। फर्स्ट लॉ का नाम क्या है? जंक्शन रूल। एक बार सेंटेंस याद करो, फिर मैं मैथमेटिकली भी लिख रहा हूं। देखो, ये है लॉ, सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। सिग्मा माने होता है समीशन। सिग्मा का मतलब सम, सम माने जोड़। तो क्या कहा जा रहा है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। फिर सुन लो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, आगे सुनो, मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। साधारण भाषा में समझो, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सारी करंट्स का एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होता है। अब एक सवाल है, 0 कैसे होता है? जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही होती हैं उन्हें पॉजिटिव मानते हैं, और जो जंक्शन से दूर जा रही होती हैं उन्हें नेगेटिव मानते हैं। देखो जरा कैसे। देखो, जैसे ये करंट्स है, मैंने कुछ करंट्स दिखा दी है। ये सब करंट यहां मिल रही हैं, इस पॉइंट को फिजिक्स में कहेंगे जंक्शन। जंक्शन को जे से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मान लो ये कुछ करंट हैं, I1, I2, I3। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जंक्शन की ओर जा रही हैं। अब दो करंट और बना रहा हूं, I4। देखो क्या हो रहा है, I5। देखो क्या हो रहा है, जंक्शन से दूर जा रही हैं। तो 5 करंट्स हैं, I1, I2, I3, जंक्शन की ओर जा रही हैं। I4, I5, जंक्शन से दूर जा रही हैं। तो ये रूल क्या कहता है? आने वाली करंट्स को पॉजिटिव मानो। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? I1 प्लस I2 प्लस I3। जाने वाली करंट्स को नेगेटिव मानो। अब बताओ क्या लिखोगे? -I4, और बताओ -I5, और इक्वल टू 0। समझ आ गया? इस तरह से मतलब है। कोई बच्चा I4 और I5 को इधर ले जाए तो क्या मिलेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। वो यहां से ये भी कह सकता है, जंक्शन की ओर आने वाली करंट और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट हमेशा आपस में बराबर होती हैं। या साधारण भाषा में कहो तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। ठीक है, अब इस बात को मैं एक बार लिख दे रहा हूं। तो देखो जरा सेंटेंस रूप में देखो। बताओ क्या सेंटेंस मैंने फ्रेम किया था? बोलो, बोला था मैंने, बोलो क्या था? द एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स। अच्छा, एक वर्ड और आ रहा है बेटा, एल्जेब्रिक सम। तो कई बच्चे सोच सकते हैं ये एल्जेब्रिक का मतलब क्या है। देखो, जोड़ जो होता है ना, एडिशन, वो दो टाइप का होता है। एक सिंपल होता है, 2 और 3 को जोड़ो, 5, 5 में से 2 कम कर दो, है ना, है ना। तो सिंपल जोड़ 9 10 तक पढ़ते हो, वो एल्जेब्रा वाला सम है। और एक होता है वेक्टर सम, यानी वेक्टोरली चीज़ों को जोड़ो, तो वो मुश्किल भी होता है, वो तुमने 11th में पढ़ा है। लेकिन यहाँ हमें कोई वेक्टर सम नहीं करना है, सिंपल जोड़ घटाव करना है, जो हम पहली क्लास में दूसरी क्लास में सीखते हैं वो वाला। तो ये बड़ा आसान है ना, इसीलिए वर्ड है एल्जेब्रिक सम। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट आ जंक्शन। अब आगे तुम लोग बोलो, मीटिंग एट आ जंक्शन, आगे बोलो, इज
ऑलवेज इक्वल्स टू 0। समझ आ गया? ठीक। अब एक बात और ध्यान रखनी है, साइन कन्वेंशन, यानी कि हमने पॉजिटिव किसे माना है और नेगेटिव किसे माना है। तो बताओ क्या माने हमने निशान। द करंट्स विच आर अप्रोचिंग टू द जंक्शन, जो करंट जंक्शन की ओर आ रही हैं उन्हें पॉजिटिव माना जाएगा, और जो जंक्शन से दूर जा रही हैं उन्हें नेगेटिव माना जाएगा। या तो ऐसे मान लो, या एक सिंपल सा तरीका है, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, दोनों ही ठीक है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं एक बार। तो देखो बच्चों, साइन कन्वेंशन कैसे माने आएंगे, साइन माने प्लस माइनस कैसे लोगे। तो पहला रूल है, द करंट अप्रोचिंग टू द जंक्शन are taken as positive, and the currents leaving the junction are taken as negative। इस रूल्स के अकॉर्डिंग बेटे हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ फिनिश हो गया। क्या सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब बेटे दो छोटी छोटी सी बातें और हैं। एक पूछा जाता है, ये लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। बोर्ड का क्वेश्चन है, ये लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो याद रखो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। बताओ किस लॉ पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो इस बात को मैं लिख भी दे रहा हूं। तो देखो बच्चों, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आगे तुम लोग बोलो बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूरी बात समझ में आ गई है। ठीक, कुल मिला के दो बातें याद कर लो यार। किसी भी जंक्शन पर देखोगे ना, तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, और लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझते हो? चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इस लॉ को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड लॉ को समझो, ध्यान देना, सेकंड लॉ की बात कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, सेकंड लॉ पर आ गए हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का भी एक और नाम है मैश रूल। क्या नाम है? मैश रूल, या लूप रूल भी कहते हैं कई लोग। एक और नाम है लूप रूल, इससे भी लोग नाम लेते हैं लूप रूल। तो नाम समझ में आ गए, मैश रूल या लूप रूल। मैश का मतलब होता है कोई बंद जगह, लूप का मतलब भी है कोई बंद जगह। ठीक है, एक बार समझो क्या कहना चाहते हैं, पहले सेंटेंस में समझ लो, फिर बेटे मैं इसको जरा लगा के दिखाता हूँ, है ना। तो जरा देखो जरा, सिग्मा आई आर इक्वल्स टू सिग्मा ई का मतलब है ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो भाई जरा, अब इसको कैसे बोलोगे, प्रोनाउंस कैसे करना है, देखो। इन ए क्लोज्ड मैश, यानी रूल किस में लगेगा? एक बंद जगह में। तो इन अ क्लोज्ड मैश द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ currents and their corresponding resistances
प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई है। किन किन का मल्टीप्लाई है? आई का और आर का। इसी बात को मैंने इंग्लिश में बोला है, इन अ क्लोज्ड मैश द एल्जेब्रिक सम, किन का एल्जेब्रिक सम? ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस is always equals to the algebraic sum of the net EMF applied in that closed mesh. algebraic sum of the net EMF, कुल EMF लेना है सारे सेलों का, applied in that closed mesh. ये रूल की वर्डिंग्स हैं। एक बार मैं वर्डिंग लिख रहा हूं, आप लोग केयरफुली देखिए। क्या वर्डिंग थी बताओ? इन अ क्लोज्ड मैश the algebraic sum of the products of, प्रोडक्ट्स माने मल्टीप्लाई। किन किन का मल्टीप्लाई है? करंट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस। प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड देयर corresponding resistances is always equals to the algebraic sum of the net EMF। EMF समझते ही हो, है ना? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये सेल का। EMF कोई फोर्स नहीं होता है, वास्तव में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का, जब सेल से कोई करंट ना ली जा रही हो, है ना? ये डेफिनेशन थी। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द नेट EMF अप्लाइड इन दैट क्लोज्ड मैश। क्या क्लियर हुआ यहां तक? मैथमेटिकली लिख दिया है, लैंग्वेज में भी लिख दिया है। अब बच्चों जरा आता है इस लॉ को लगाते कैसे हैं। तो देखो बेटा, मैं इसको लगाना ना आपको सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सीखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लगाना इसको। तो अभी इसको मैं सिखा रहा हूं, ठीक है? तो देखो इस लेक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, इस एक बार देखो इसे, देखो जरा। जैसे मान लो बेटा, ये बैटरी है, ये उसका रेजिस्टेंस है, ये दूसरी बैटरी है, ये उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस माने उसका इंटरनल रेजिस्टेंस समझ लो, ये एक और रेजिस्टेंस है। इस बैटरी का EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और कैपिटल R एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक एग्जाम्पल वैसे ही ले लिया है। यही एग्जाम्पल क्यों लिया है? क्योंकि ये बोर्ड में बेटा 3 बार पूछा जा चुका है और बड़ा आसान है, तो दोनों वजहों से यही एग्जाम्पल लिया है, ठीक है? नाम लिख दिया A B C D E F। तो देखो बच्चों, सबसे पहला वर्क करना होता है, 3 वर्क है, तीनों को समझो, बहुत ध्यान देना। सबसे पहला वर्क करना होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है? करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट अकेले E1 से चलाई जा सकती है, या अकेले E2 से चलाई जा सकती है, या E1 से भी और E2 से भी, यानी दोनों से चलाई जा सकती है। तो 3 संभावनाएं हैं। तीनों में से एक बात और बताऊं, आप कोई भी करोगे तो अंत में जो आंसर्स आएंगे वो सबसे एक ही से आएंगे, चाहे E1 से चलाओ अकेले करंट, या E2 अकेले से चलाओ, या दोनों से चलाओ। इससे आंसर पर कोई असर नहीं पड़ता है, फाइनल आंसर सेम रहेगी, ठीक है? लेकिन फिलहाल मुझे समझाने के लिए मैंने माना कि मैं दोनों सेल से ही करंट चला रहा हूं, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, ठीक है? दूसरा पॉइंट ध्यान रखो,
जिस सेल से जितनी करंट लोगे, निकालोगे, उस सेल को उतनी ही करंट वापस देनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुन लो भाई, जिस सेल से जितनी करंट लोगे, उस सेल को उतनी ही करंट वापस भी देनी पड़ेगी। ये दूसरा रूल है। तीसरा और अंतिम रूल समझो, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जंक्शन पर, जैसे बी एक जंक्शन है, ई एक जंक्शन है, जंक्शन माने या ज़्यादा सारी वायर्स मिल रही हों, ज़्यादा सारे तार मिल रहे हों, किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट हमेशा बराबर होती हैं। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। ठीक है, इन 3 रूल्स को हमेशा ओबे करेंगे। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ से चलने वाली करंट है I1, यहाँ से चलने वाली करंट है I2। ये I1 चलते हुए यहाँ तक आ गई है। अब ये जंक्शन आ गया। आने वाली करंट ये है I1 और I2। जाने का एक ही रास्ता है, तो इस पर कितनी करंट चलेगी? I1 प्लस I2। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। ये इस रास्ते से चलती जाएगी, I1 प्लस I2, जैसा कि देख रहे होगे आप लोग, I1 प्लस I2। अब E आया। E पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता है R2 की तरफ, एक ये वाला रास्ता है R1 की तरफ। अब सवाल है इधर कितनी करंट जाएगी और इधर कितनी। तो मैंने समझाया था, जिस सेल से जितनी करंट लेते हो, उस सेल को उतनी करंट वापस करो। तो इस सेल से करंट I2 ली थी ना, तो इस रास्ते पर I2 जाएगी। इस रास्ते से करंट कितनी जाएगी? I1, और ये सेल को वापस मिल जाएगी I1। I1 ली, I1 वापस दे दी उसकी करंट। इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है। इसे कहते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। किरचॉफ लॉ का सबसे अहम स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है। सबसे पहले करिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया है। अब एक सवाल है कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखो बेटा, ये लेक्चर करीब 17.5 मिनट का हो गया है, तो मैं अगले लेक्चर में इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू कर दूंगा। ठीक है, ओके बच्चों।